Hello दोस्तों, welcome back to Nitrochemistry. In the first lecture of chemical kinetics, we have studied what is chemical kinetics, what is rate of reaction, in term of reactant, in term of product, we have studied. इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, वो कैसे रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ और बाकी सब चीजें। तो हम क्या देखे थे पहले लेक्चर में कि जो लास्ट में छोड़े थे हम पहले लेक्चर का जो एग्जांपल दिए थे उसी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। हमारे पास लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल था वो क्या था कि अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स राइज टू गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो इस रिएक्शन में हम क्या देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। हम क्या देखे थे कि रिएक्टेंट का जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसमें एक नेगेटिव साइन ऐड होता है, क्योंकि इन रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट स्पेसीज के लिए या फिर किसी एक प्रोडक्ट स्पेसीज के लिए नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, पूरा रिएक्शन का रेट को बताता है। इसीलिए एज द रिएक्टेंट टर्म इज डिसोसिएट इन एंड मेकिंग प्रोडक्ट, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन को ऐड करते हैं। और कोफिशिएंट को क्यों नीचे हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब रिएक्टेंट अगर रिएक्टेंट ज्यादा है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और प्रोडक्ट धीरे धीरे फॉर्म होता जा रहा है। अगर हम कोफिशिएंट को बाय नहीं करेंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते थे कि रिएक्टेंट का जब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, माइनस साइन देते थे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है। और क्या लिखते थे, डी ए बाय अल्फा डी टी लिखते थे। क्यों? अल्फा और बीटा, गामा और डेल्टा ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ये हम क्यों लिखते थे, यूनिफॉर्म बनाने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्पाइट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसा लिखते थे हम रेट ऑफ रिएक्शन को, माइनस डी ए बाय अल्फा डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाय बीटा डी टी इक्वल टू डी सी बाय गामा डी टी इक्वल टू डी डी बाय डेल्टा डी टी। ये हुआ था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कैसे रिलेट कर सकता है, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले थे। तो लेट्स सी। तो एक जनरल एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल बेसिस में हम सॉल्व करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालना होता है। ठीक है, पहले एक एग्जांपल देता हूं जनरल न्यूमेरिकल टर्म में, और उसके देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना कैसे सीखते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है, ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए बी, और प्रोडक्ट क्या है, सी और डी। ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाय ए डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाय बी डी टी इक्वल टू माइनस प्लस रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, डी सी बाय सी डी टी इक्वल टू प्लस रहेगा, डी डी बाय डी डी टी। ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा अभी देखेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। मान लो ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सा स्पेसीज डिसअपियर हो रहा है, कौन सा स्पेसीज अपीयर हो रहा है। अच्छा अगर हम एक रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे रिएक्टेंट घटता जा रहा है, मतलब घटना क्या होता है, डिसअपियर हो जाए।
कुछ चीज अगर वहां से मिसिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसअपियर ही तो बोलेंगे। तो ये रिएक्शन में जो रिएक्टेंट स्पेसिस हो वो क्या होता है, डिसअपियर होता है। तो ये रिएक्टेंट स्पेसिस के हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं। रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और हम प्रोडक्ट के लिए क्या रखते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे धीरे फॉर्म होता है, मतलब वो रिएक्शन में अपियर कर रहा है धीरे धीरे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपियरेंस। ठीक है। रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपियरेंस। ये दोनों चीजों को हमेशा याद रखो, अभी आएंगे उसके रिलेशनशिप पे, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ अपियरेंस का और रेट ऑफ डिसअपियरेंस का। ठीक है। अभी देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपियरेंस डिसअपियरेंस का रिलेशन क्या होता है। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट टर्म होता है उसके हम माइनस साइन लगाते हैं। जैसे कि सिंपल रिएक्शन है ए टू बी में हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं, डी ए बाय डी टी और dB बाय dt लिखते हैं। इसमें क्या हुआ, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। क्यों, रेट वो क्या हो रहा है, ए धीरे धीरे घटता जा रहा है और बी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये घटने को दिखाने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं। लेकिन जब हम रेट ऑफ अपियरेंस का बात करेंगे, अपियर कौन होगा, प्रोडक्ट होगा। तो रेट ऑफ अपियरेंस अगर बात करेंगे, प्रोडक्ट धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखने के टाइम हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जो यहाँ पे कोफिशिएंट वैल्यू होगा उसका यूजेस नहीं है। क्यों, हम अभी किसी भी मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के थ्रू हम रिएक्शन को यूनिफॉर्म करने का ट्राई नहीं कर रहे। हम बता रहे हैं कि कितने रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और कितना रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अभी हमको ये नहीं बताना कि रिएक्शन का रेट कितना है, हमको बस यही जानने का ट्राई करना है कि कितना रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और कितना रेट से प्रोडक्ट अपियर हो रहा है। इसीलिए कोफिशिएंट का कुछ यहाँ पे यूजेस नहीं आएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस के टर्म में दे देगा आपको और आपको बोलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो हम कैसे उसका रिएक्शन रेट निकालेंगे, उसका रिलेशन देखते हैं। ठीक है। रेट ऑफ अपियरेंस किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। हम पहले देखे हैं रेट ऑफ अपियरेंस किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। ठीक है। तो जब प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपियरेंस लिखेंगे, याद रखना डी बी बाय डी टी लिखेंगे। जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो बस माइनस डी ए बाय डी टी लिखेंगे। आपको लग रहा होगा अभी तो ये सेम लिखे। जब कोफिशिएंट वैल्यू आ जाएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है। एक ऐसा मतलब कोफिशिएंट टाइप का न्यू एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि उसमें कैसे होगा। ठीक है। मान लो सेम रिएक्शन है जिसमें हम यहाँ पे बी के जगह सी कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं। एक चीज ध्यान में दिमाग में घुसा लो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए होता है। जब तक रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कोई भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आपको नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो रिएक्शन फॉर्म ही नहीं, मतलब वो उसका स्टोइकियोमेट्री का कोफिशिएंट तो बैलेंस्ड ही नहीं है। आपको कैसे रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलेगा। ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, हम क्या बोलेंगे, माइनस डी ए बाय 4 डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बाय 2 डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसमें कोफिशिएंट यूज होगा। लेकिन सेम अगर हम रेट ऑफ अपियरेंस लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपियरेंस किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। अपियर हमेशा प्रोडक्ट होता है और डिसअपियर हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है। रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, डी प्लस डी सी बाय कोफिशिएंट यूज नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, dt। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस का क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का क्या वैल्यू होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का वैल्यू होगा माइनस डी ए बाय डी टी। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा रेट ऑफ अपियरेंस
और ये हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अच्छा, अभी देखो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस है, आपको कुछ तो सिमिलैरिटी यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं बताता हूं क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, मान लो ये जो पार्ट है हमारे पास, इतना जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? यही तो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है कि नहीं? ये दोनों पार्ट सेम है। और रेट ऑफ अपीयरेंस का ये जो पार्ट है, ये क्या है? यही तो है। इतना ही पार्ट तो रेट ऑफ अपीयरेंस है और इतना पार्ट क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस को हमको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को देखो, ये जो 4 है बस रेट ऑफ अपीयरेंस में नहीं है, सॉरी ये जो 2 है ये रेट ऑफ अपीयरेंस में नहीं है, और जो ये 4 है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख सकते हैं। तो ROR अगर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, 1/4 ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज इक्वल टू 1/2 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट स्पेसीज। यही तो है इन तीनों का रिलेशन, जो इतना देर से हम ट्राई कर रहे थे जानने का कि रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है। यही तो है रिलेशन। रेट ऑफ इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1/4 ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू 1/2 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस। समझ में आ गया होगा? तो अभी चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव में हेल्प करने में हेल्प करेगा, और उसको हम समझते हैं कि क्या कैसे मतलब हुए क्या होगा इस केमिकल काइनेटिक्स का जब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस के न्यूमेरिकल आएंगे उसको अप्रोच करने का। अभी आपको क्या है? एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है? लेट यू हैव हावर्स प्रोसेस, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर द रिएक्शन। पहला क्वेश्चन देखो, किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको जानना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्या क्या दिया गया है। ये अगर तुम जान गए आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व होगा। अभी हमारे पास बचा कि वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, सबको पता होगा हावर्स प्रोसेस क्या होता है? हावर्स प्रोसेस होता है N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3। मैं क्या बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके लिए निकलता है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए निकलता है। ठीक है, अभी देखेंगे कि यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2N है, 2N है, यहाँ पे भी 2N है, 3 2 6H2 है, यहाँ पे भी 2 3 6H2 है। ठीक है, तो मतलब क्या है? ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट है तो माइनस dN2 बाय dt इक्वल टू माइनस dH2 बाय 3 dt इक्वल टू dNH3 प्लस में रहेगा और 2 dt। ये है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी अगर हमको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना होगा, अपीयरेंस किसके लिए होता है? प्रोडक्ट के लिए होता है। तो इसमें क्या करते हैं? हम कोफिशिएंट को यूज नहीं करते हैं। कोफिशिएंट को बिना यूज किए क्या लिख सकते हैं? यही है रेट ऑफ अपीयरेंस। तो क्या लिखेंगे? dNH3 बाय dt। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना होगा, अच्छा मैं ये बात सुनो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसी एक रिएक्टेंट के टर्म के लिए होता है, पूरा रिएक्टेंट के लिए नहीं होता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर तुमको बोला होगा कि यही रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस नहीं निकालना है तो बस उसी के लिए निकालना। अभी हमको किसी स्पेसिफिक रिएक्टेंट के लिए नहीं बोला है तो हम दोनों के लिए लिखेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? माइनस dN2 बाय dt। तो इसमें तो कोफिशिएंट है नहीं तो आपके लिए इजी हो गया लिखना। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बोलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस dH2 बाय 3 dt। अभी क्या लिखे हम? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? हावर्स प्रोसेस के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर नहीं है समझ में आ रहा है तो पॉज करिए या थोड़ा देखिए और समझिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं उसका आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या बोला गया है?
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 इक्वल टू क्या दिया है 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI पूछा है हमको। ठीक है, तो पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि ये जो HI और H2 का जो दिया है आपको, उसका क्या निकालना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या होता है उसको निकालना पड़ेगा। तो H2 से HI निकालने का आपको एक सेकंड, सॉरी, रेट ऑफ, ठीक है, H2 से HI फॉर्मेशन होने का आपको रिएक्शन क्या होता है H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू 2HI। आपको ये रिएक्शन दिया रहेगा, इसका कुछ टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, आपको बस वैल्यू पुट करना होगा और आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है H2 और I2, और प्रोडक्ट क्या है 2HI। हमको क्या पूछा है, इसका अपीयरेंस बताना है। ठीक है, और क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 दिया गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 दिया गया है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, माइनस dH2 बाय dt इक्वल टू माइनस dI2 बाय dt इक्वल टू dHI बाय 2dt। ठीक है, तो और रेट ऑफ, जो देखो यहाँ पे I2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का वैल्यू नहीं बताया गया है, तो उसका कुछ यूज है ही नहीं। मैं बोला था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, किसी भी रिएक्टेंट स्पेसिफिक रिएक्टेंट के लिए होता है, तो यहाँ पे I2 नहीं दिया गया है, तो उसका बात हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका दिया गया है, H2 का दिया गया है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम कैसे लिख सकते हैं H2 का, माइनस dH2 बाय dt लिख सकते हैं। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI को लिख सकते हैं हम क्या, dHI बाय dt। ठीक है, ये हुआ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ dt, और सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अभी देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में देखो ये जो टर्म है, इतना टर्म, ठीक है, मैं दूसरा मार्क से कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। dHI बाय 2dt। ठीक है, ये जो इतना टर्म है सेम ही है कि नहीं, देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये सेम दिख रहा है आपको, तो यही तो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से हम यहां से ये लिख सकते हैं कि देखो, और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है और ये टर्म है, ये भी दोनों सेम है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 बच गया है, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, अच्छा, तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI निकालने बोला है, तो हाफ इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया आपका, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। देखा कितना सिंपल है ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ऐसा टाइप का जब न्यूमेरिकल आएगा, मैं क्या क्या और एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्या क्या किया हम इस न्यूमेरिकल में। पहले हम देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना होता है, उसमें हम डिटरमाइन किया कि इसमें से कौन सा टर्म रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, कौन सा टर्म रेट ऑफ अपीयरेंस है, उसके बाद वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपका कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है, आपका बोर्ड्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा तरह का न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना रिवाइज होगा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर बहुत ही सिंपल है, उसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब फॉर्मूला याद करना है और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसमें और कुछ है नहीं, और 2-4 ग्राफ आएगा, उसको तो आप बता दूंगा कैसे अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया गया हमारे पास, 2N2O5 gives rise to 4NO2 plus O2। पहले हमको क्या करना है कि बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे N2 कितना है, 2 2 4, 4N है, यहाँ पे भी 4N है। ठीक है, O2 कितना है, 2 5 10, यहाँ पे 4 2 8 और ये 2, यहाँ पे कितना हुआ 10 O2। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, हमको इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं।
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया गया है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ही होगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया गया है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना दिया गया है? 6 मोल पर लीटर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, और हमको क्या क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं। हमको क्या पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। इसका डिसअपीयरेंस बताना है और रेट ऑफ रिएक्शन हमको बताना है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का आपको अगर एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? D ऑफ N2O5 बाय 2dt इक्वल टू D ऑफ NO2 by 4dt इक्वल टू D ऑफ O2 by dt। ठीक है, यह हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अभी यहां से देखते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका दिया गया है? NO2, तो हम बस इसका लिखेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका दिया गया है? इसका, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? DNO2 बाय dt। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? DN2O5 बाय dt। ठीक है, ये हो गया आपका रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे जो DNO2 बाय dt है, ये इतना जो पार्ट है यही ये है, और जो रेट ऑफ आपका ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकते हैं, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ मतलब 1/4 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इक्वल टू रेट ऑफ 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। हमको क्या पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 पूछा है, मतलब हमको पूछा है बस इतना। तो हम क्या करेंगे? इसको यहां ले जाएंगे, 2/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो 2/4 क्या हो गया? 1/2 हो गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 हमको दिया गया है, वैल्यू बस पुट करो और आंसर मिल जाएगा। 1/2 इंटू 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, आज हमने क्या क्या देखा कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उनका बीच का रिलेशन क्या होता है, और सॉल्व किया हम कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक केमिकल काइनेटिक्स में एक रिएक्शन का ग्राफिक मतलब ग्राफ में कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्यूरियस रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैप्पी लर्निंग।